नमस्कार, देश देशांतर में आपका स्वागत है। मैं हूं कुर्बान अली। पिछले 1.5-2 माह से महाराष्ट्र में मराठा समाज का गुस्सा उबाल पर है। विरोध मार्च निकल रहे हैं। राज्य के विभिन्न शहरों और ज़िलों में मराठा समाज के लाखों लोग इस मार्च में शामिल हो रहे हैं। इस मोर्चे का आयोजन मराठा सकल समाज ने किया है। ये मूक मोर्चा 16 मराठा संगठनों का गठबंधन है। ये सिलसिला पिछले 9 अगस्त से शुरू हुआ था। इनकी खासियत ये है कि ये मोर्चे अनुशासित हैं। इनका सामूहिक नेतृत्व समाज के आम लोग कर रहे हैं और इनमें नारे नहीं लगाए जाते। इन लोगों की 4 प्रमुख मांगें हैं। कोपर्डी में हुए सामूहिक बलात्कार की घटना के दोषियों को सज़ा दी जाए, दलित एट्रोसिटी कानून की कथित खामियों को दूर किया जाए, किसानों के हित में स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें लागू की जाएं और राज्य में करीब 30% से ज़्यादा आबादी वाले मराठा समाज को शिक्षा और नौकरियों में आरक्षण मिले और शिक्षा तथा स्वास्थ्य का सरकारीकरण हो। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि किसान आत्महत्याओं को रोकने के लिए कदम उठाए जाएं। महाराष्ट्र में बीते कई सालों में खुदकुशी करने वालों में मराठाओं की तादाद सबसे ज़्यादा है। इस बारे में आंदोलनकारी सीधे मुख्यमंत्री से संवाद चाहते हैं। उधर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि वो पूरी तरह से मराठा समाज के साथ हैं। महाराष्ट्र में 33% मराठा हैं। राज्य में शासक वर्ग ज़्यादातर मराठा ही रहा है, लेकिन अभी भी इस समाज का बड़ा तबका गरीबी, अशिक्षा और बेरोजगारी से जूझ रहा है। इसी कड़ी में रविवार को लाखों लोग पुणे में जुटे। इस मोर्चे में बीजेपी, शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी समेत लगभग सभी प्रमुख राजनीतिक दलों के सांसद, विधायक और मंत्री शामिल हुए। दूसरी ओर राज्य का दलित समाज इसे एक राजनीतिक साजिश मान रहा है, जिसके निशाने पर दलित और पिछड़ों का आरक्षण है। दलित नेताओं का मानना है कि मराठा समाज की कोशिश है कि दलित समाज का विरोध करके महाराष्ट्र में माहौल खराब किया जाए। देश देशांतर में आज चर्चा इसी विषय पर। इस चर्चा में मेरे साथ जुड़ रहे हैं प्रोफेसर सुखदेव थोराट, अध्यक्ष इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंसेज रिसर्च, वरिष्ठ पत्रकार अनंत बगाइतकर, जेएनयू में समाजशास्त्री प्रोफेसर विवेक कुमार और मुंबई से फ़ोन लाइन पर जुड़ रहे हैं महाराष्ट्र टाइम्स के सीनियर एडिटर समर खड़स और पुणे से संभाजी ब्रिगेड के पूर्व अध्यक्ष और इस आंदोलन से जुड़े प्रवीण गायकवाड़। आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले प्रवीण गायकवाड़, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूँगा क्योंकि आप इस आंदोलन से जुड़े हैं जो पिछले 1.5-2 माह से महाराष्ट्र में चलाया जा रहा है। आपकी मुख्य मांग क्या है, क्या चाहते हैं और क्यों आप ये आंदोलन चला रहे हैं, संक्षेप में? ये देखिए, महाराष्ट्र में जो अभी तक 16 मुख्य मोर्चे हो गए, साइलेंट मार्च है और इसकी मुख्य मांग जो है महाराष्ट्र में जो अहमदनगर जिला है उसमें जो एक कोपर्डी गांव में एक नाबालिग लड़की से एक बलात्कार हुआ उसके साथ और उसको खून कर दिया, उसको खत्म कर दिया गया और उस मामले से ये आंदोलन शुरू हो गया। गए बहुत सालों से मराठा समाज आरक्षण के लिए मांग कर रहा है, कम से कम ये तो 35 साल हो गए। और तीसरी जो बात है मुख्यतः वो जो एट्रोसिटी के बारे में है, जो गलत इस्तेमाल उसका होता है, उसके माध्यम से कोई ब्लैकमेलिंग की जाती है, एक्सटॉर्शन किया जाता है, टॉर्चरिंग किया जाता है, ऐसे बहुत सारे मामले सामने आए। और ज्यादातर का मुख्य और एक मामला है जो किसान भाई जो है इस महाराष्ट्र में और पूरे देश में, उनके अनाज, उनके फसल को अच्छी कीमतें नहीं मिल रही है, उसके वजह से वो सुसाइड कर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं और खुद को खत्म कर रहे हैं। इसके वजह से एक अनास्था है और महाराष्ट्र में 4 सालों से सूखा था और ये सूखे के वजह से बहुत यहाँ पे लोग एक बेकार की जिंदगी जी रहे। दूसरी तरफ मराठा समाज के लड़कों को शिक्षा नहीं मिल रही, उनको अच्छी नौकरी नहीं मिल रही, कोई उद्योग नहीं सूझ रहा उनको, आर्थिक परिस्थिति अब बहुत खराब हो गई है। क्षेत्र जो पूरे मराठा समाज का था खेती का वो कम हो गया है, उससे ज्यादा फसल नहीं मिल रही, अनाज नहीं मिल रहा है। और इस सबका सोच आने के बाद हम जो कोशिश कर रहे हैं ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंचने की, तो ये आंदोलन की शुरुआत के ये कुछ कारण है। जी, आप रहे प्रवीण जी, हम आएंगे आपके पास में। प्रोफेसर विवेक कुमार साहब, आपको क्या लगता है कि महाराष्ट्र का जो ये आंदोलन है, ये जिन बातों का जिक्र किया अभी प्रवीण साहब ने, उससे कितना सहमत हैं आप? देखिए, मुझे लगता है कि इसकी बहुत सारे कोण हो सकते हैं देखने के कि ये आंदोलन है और अगर आंदोलन है तो ये स्वतः प्रतिस्फुटित है या इसके पीछे कुछ राजनीतिक ताकतें हैं, क्योंकि एक इतना ज़्यादा सजग
इतना ज़्यादा संगठित और अनुशासित भीड़, वो भी लाखों की, मुझे नहीं लगता है ये स्वतः प्रतिस्फुटित हो सकती है। तो ये मैं रिसर्च का विषय बना सकता हूं कि क्या वास्तविकता में ये स्वतः प्रतिस्फुटित है या लाई गई भीड़ है। दूसरी बात, जो आंकड़े दे रहे हैं कि एट्रोसिटी एक्ट को दुरुस्त किया जाए या निरस्त किया जाए, ये लातूर से जो मेरे पास खबर आई वहां पोस्टर है कि रद्द किया जाए, ये कह रहे हैं दुरुस्त किया जाए। लेकिन क्या रिसर्च ऐसी कहती है कि कितने दलितों ने अभी तक अत्याचार किया है? एट्रोसिटी के कुछ डेटा होंगे। उल्टा अगर दलित समाज पर देखें तो रोज वहां पर कम से कम 22 एट्रोसिटी केस होते हैं दलितों पर। और 2015 का डेटा देखें तो उसमें 1768 घटनाएं हुई हैं दलितों पर अत्याचार की। लेकिन दलितों ने तो कभी जिसे कहना चाहिए ये नहीं कहा कि आप एट्रोसिटी एक्ट लागू कीजिए। क्या मराठा समाज ने कभी दलितों पर एट्रोसिटीज जो हुई हैं उनके लिए ये कहा कि भाई आप इसको सही लागू कीजिए? तीसरा एंगल मैं चाहता हूं देखना इसके अंदर कि 62 के बाद से एक 94 से 99 तक का आता था जिसमें मनोहर जैसी एक ब्राह्मण चीफ मिनिस्टर होता है, और पहली बार 2% ब्राह्मण की जमात वाला एक व्यक्ति महाराष्ट्र में चीफ मिनिस्टर कैसे बन जाता है, जबकि पूरे के पूरे 38 से 40% वाला मराठा समाज दरकिनार कर दिया जाता है। तो क्या ये गुस्सा उस समाज के प्रति तो जो नहीं है, जो अल्पसंख्यक है 2% वाला है और उसका तो चीफ मिनिस्टर हो गया, और ये जो 40% वाले हैं ये दरकिनार कर दिए गए, ये कहीं एक सत्ता का संघर्ष तो नहीं है? ठीक, ये हमें देखना पड़ेगा। समर खड़स, आप अभी सुन रहे हैं प्रोफेसर विवेक कुमार को और आप इस आंदोलन पर भी पैनी नजर रखे हुए हैं। क्या कहना चाहेंगे कि क्या कारण है इस आंदोलन के? मैं इस आंदोलन के कारण बताने से पहले कुर्बान जी, मैं प्रोफेसर विवेक कुमार जी की कुछ बातों के बारे में जो मेरी समझ है उसके बारे में मैं बोलना चाहूंगा। पहली बात तो उन्होंने कहा कि ये स्वयं स्फूर्ति से चल रहा है आंदोलन, या इसके पीछे कोई राजनीतिक पार्टी है या कोई राजनीतिक पक्ष है। और चूंकि उनको लगता है कि ये इतनी बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं और इतनी बड़ी संख्या में अनुशासन के साथ लोग चल रहे हैं, तो ये एक हाइपोथेसिस कई दिनों से सोशल मीडिया पे और मीडिया में भी दबी आवाज में चल रहा है कि इसके पीछे आरएसएस हो सकती है। क्योंकि यह एक मीथ हमारे समाज में फैला हुआ है कि अगर कोई राजनीतिक या सामाजिक आंदोलन अनुशासन के साथ अगर चलता है तो उसके पीछे केवल और केवल आरएसएस ही हो सकती है। दूसरे किसी भी राजनीतिक संगठन या सामाजिक संगठन के पास अनुशासन का अभाव है। ये पूरा समाज जो है, ये मराठा नाम रेजिमेंट है हमारी सेना में, ये पूरा समाज सेना में कई रेजिमेंटों में रहता है। ये जब सेना में जाता है तो अनुशासन का पालन करता है। ये जब अपनी मांगों के लिए अनुशासन के साथ रास्ते पे उतर रहा है तो उसको हमें सकारात्मक रूप से देखने के बजाय मुझे बड़ा दुख होता है कि जो लेफ्ट ऑफ द सेंटर हमारे देश के बुद्धिजीवी है वो उसे आरएसएस के साथ जोड़ना चाहते हैं, जबकि इसका कोई प्रमाण नहीं मिलेगा। सारे मोर्चाओं में जगह जगह पर कई जिलों में कई कस्बों में जब लाखों की संख्या में मराठा समाज रास्ते पे उतर रहा है, हर जगह पर मुसलमान जो है वो वहां पर पानी बांटने का काम, नाश्ता बांटने का काम बड़ी संख्या में कर रहे हैं। तो क्या आरएसएस ने अपनी आइडियोलॉजी बदल दी है और उन्होंने इस जुलूसों के लिए मुसलमानों को डेप्यूट किया है? मुझे लगता है कि ये बड़ी गलत बात है। कल ही कहा उन्होंने, नहीं देखिए, ये तो कल ही कहा आपके मुख्यमंत्री जी ने कहा कि दीनदयाल उपाध्याय की आइडियोलॉजी के अंदर मुसलमान सम्मिलित है आरएसएस के अंदर। अब आपको मौका दिया जाए जी। आप मेरी बात सुनिए। दूसरी बात प्रोफेसर विवेक कुमार ने जो कही कि दलित एट्रोसिटी के आंकड़े वो बता रहे थे, ये मांग जो है, देखिए जब जुलूस निकलता है, जुलूस में कई तरह के लोग आते हैं, कई विचारधारा के लोग आते हैं। हाँ, ये जुलूस जाति का जुलूस है। एक पैमाने में अगर आप देखोगे, अगर आइडियल समाज की आप कल्पना करोगे तो जाति के नाम पर जुलूस निकलना बुरी बात है, ये मैं मानता हूँ। लेकिन जिस देश में जाति के नाम पर मैट्रिमोनियल निकलते हैं, जिस देश में जाति के नाम पर बैंक्स निकलते हैं, जिस देश में हर एक चीज में जाति है, उस देश में जाति के नाम पर ठीक है। समर खड़स, आप रहिए, मैं आता हूं आपके पास में, दोबारा आऊंगा। अनंत बगाइतकर, आप इस आंदोलन को किस रूप में देखते हैं और आप इसके क्या कारण मानते हैं, और अगर इसके पीछे कोई राजनीतिक कारण है तो वो क्या है?
नहीं, मुझे नहीं लगता कि अभी हम इस निष्कर्ष तक पहुंचेंगे कि इसके पीछे कोई राजनीति है। मुझे लगता है कि ये जो मोर्चे निकल रहे हैं उसका जो एक तात्कालिक कारण था वो कोपर्डी में जो घटना हुई, और मुझे लगता है उसका बार बार जिक्र करना भी ठीक नहीं, लेकिन कोपर्डी की जो घटना हुई उससे एक माहौल खड़ा हो गया कि जिसके कारण एक मराठा समाज में एक जो पहले से ही एक तरह से जो एक अस्वस्थता थी जो सामने आई, और उसने एक बहुत ही बड़ा विराट एक संगठित रूप ले लिया है। उनकी तीन मांगे प्रमुख है। एक तो कोपर्डी के लोगों को वो शासन किया जाए, सज़ा दी जाए, फिर दूसरी जो है वो रिजर्वेशन वाली है, और तीसरी जो है वो जो एट्रोसिटीज़ एक्ट है उसमें सुधार लाए। अब उसमें यह है कि कुछ लोग उनमें से कह रहे हैं कि उसको स्क्रैप किया जाए, कुछ लोग कह रहे हैं कि उसमें सुधार किया जाए। तो ये तीन उनकी प्रमुख मांगे हैं। बाकी जो अभी जो प्रवीण जी बता रहे थे, मुझे लगता है कि अब धीरे धीरे ऐसा हो रहा है कि जिस तरह से इसको जो रिस्पांस मिल रहा है, शायद इसमें मांगे और 2, 4, 5, 6, 7, 8 जोड़ी जाएगी। लेकिन जो बुनियादी इसमें जो चीज़ है वो है दलित एट्रोसिटीज़ एक्ट, उसका होने वाला मिसयूज़। ये मुद्दा आज का नहीं है। इसकी थोड़ी सी भी पार्श्वभूमि अगर किसी को पता है तो बहुत जब से ये कानून लागू किया है उस वक़्त से है। ठीक। तो मुझे लगता है कि उसमें सचमुच में अगर कुछ खामियां है या कुछ लोग उसका दुरुपयोग कर रहे हैं तो उसमें सुधार की आवश्यकता है, सुधार किया जा सकता है। ये जो कोई भी सरकार है, क्योंकि ये कानून पार्लियामेंट का है, तो ये एक कलेक्टिव पॉलिटिकल विल की बात है। अगर कोई भी सरकार वो पॉलिटिकल विल दिखाती है तो इसमें सुधार हो जाएगा। ठीक। प्रोफेसर थोराट के पास जाऊंगा इस वक्त। प्रोफेसर थोराट, अभी आपने ये बहस सुनी और ये चर्चा सुनी, और जो कारण है महाराष्ट्र में मराठा आंदोलन के उसे भी आप जानते हैं, आप उस इलाके से आते हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो 4 सवाल गायकवाड़ साहब ने रेस किए उसका मैं कुछ कमेंट करना चाहूँगा। एक तो ये है कि स्वामीनाथन की जो रिपोर्ट जो है स्थिति सुधार के लिए, वो बड़ी अच्छी रिपोर्ट है और वो लागू करनी चाहिए थी। लेकिन ये रिपोर्ट तो जब शरद पवार साहब एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे तभी आई थी और बहुत सालों तक उनके पास और मिनिस्ट्री में रही। मैं सपोर्ट करता हूँ इस डिमांड को कि जो स्वामीनाथन साहब ने जो रिकमेंडेशन की है खेती सुधार के लिए वो लागू करें। दूसरा जो है जो ये एट्रोसिटी एक्ट का मिसयूज़ किया जा रहा है उसमें बदल होना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है ये गलत धारणा है। दलित समाज इतना वीक है कि उसमें ये ताकत नहीं है कि उसका मिसयूज़ करे गांव में, बल्कि जो एट्रोसिटीज़ की केसेस होती है उसको सपोर्ट नहीं मिलता है, पार्टी से नहीं मिलता, पुलिस से नहीं मिलता, पब्लिक प्रोसिक्यूटर से नहीं मिलता है। तो दलित में इतनी कहाँ हिम्मत है कि वो इसको मिसयूज़ करे। ये गलत धारणा है और मुझे लगता है इसके पीछे और कुछ इंटेंशंस है। दूसरा मैं ये कह रहा हूँ कि जो गायकवाड़ साहब ने जो कहा है कि जो एक महिला के साथ अत्याचार हुआ, बिल्कुल मैं सपोर्ट करता हूँ कि उसको जस्टिस मिलना चाहिए उसके साथ जो अन्याय हुआ। लेकिन मैं गायकवाड़ साहब को ये भी सवाल पूछना चाहता हूँ कि पिछले 30 साल से कितनी सारी दलित महिलाओं पे एट्रोसिटीज़ हुई, तब ये समाज आपकी ऑर्गेनाइजेशन और 16 ऑर्गेनाइजेशन कहाँ थी? तो ये तो जातिवादी प्रवृत्ति बाहर आती है कि आप सिर्फ अपने कम्युनिटी के साथ जाति हुई तो उसको सपोर्ट करोगे और दूसरों के साथ हुई तो वो नहीं होंगे। हमें तो सेकुलर एटीट्यूड रखना चाहिए ना, दोनों ने इकट्ठा आना चाहिए, दलित और मराठा ने अत्याचार के खिलाफ। तो ये जो रवैया जो दिखाया है ये मुझे लगता है ये सही नहीं है। अत्याचार किसी के साथ भी हो, सबके लिए खड़ा रहना चाहिए। ज़्यादातर अत्याचार जो है वो दलितों के साथ होता है और उनको न्याय नहीं मिलता है। तो आइए बैठिए बात करते हैं उसके बारे में। मुझे नहीं लगता कि दलित कोई मिसयूज़ करता है एट्रोसिटीज़ का। तीसरा सवाल जो है सुनिए, तीसरा जो है रिजर्वेशन का सवाल है। अब रिजर्वेशन तो गुजरात में भी मांगा गया है और हरियाणा में जाट के लिए मांगा गया, मराठा के अब रिजर्वेशन कर रहे हैं। लेकिन रिजर्वेशन जो एक पॉलिसी है वो उन ग्रुप को मिलती है जो कुछ कंडीशनैलिटी पूरी करती है। एक जनरल पॉलिसी होती है जो सबको फ़ायदा होता है, दूसरी होती है गरीबों के लिए जो पॉलिसीज़ है उसका गरीबों के लिए फ़ायदा होता है। रिजर्वेशन पॉलिसी एक्सेप्शनल पॉलिसी है, जिन लोगों का जाति के आधार के ऊपर डिस्क्रिमिनेशन होता है, उनके राइट डिनाई किए जाते हैं, उसके लिए है। लेकिन जो जिस आधार पर रिजर्वेशन देता है उसकी आंकड़ेवारी यदि हो और मराठा कम्युनिटी की स्टडी करे तो बात अलग है। मेरा ख्याल है सुप्रीम कोर्ट भी या हाई कोर्ट भी इसी
की मांग करता है कि भाई हमें स्टैटिस्टिक दे दीजिए कि आपकी क्या स्थिति है। जी तो वो तो मेरा ख्याल है एविडेंस बेस करने वाली बात है, बगैर एविडेंस सुप्रीम कोर्ट मानेगा नहीं। लेकिन मैं दूसरी जो स्टैटिस्टिक देखता हूँ, यदि 2012 के अनएम्प्लॉयमेंट रेट देख लीजिए आप, उसमें तो जो गांव में मराठा कम्युनिटी का जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, मराठा कम्युनिटी का डायरेक्टली नहीं है, लेकिन जो हाई कास्ट रूरल एरिया में है वो मराठा ही है, उसका तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट लोवेस्ट है, 2% है कंपेयर टू दी स्टेट एवरेज ऑफ 4.2। और शेड्यूल कास्ट का तो समझ लीजिए जी, ठीक है। 4% है, ओबीसी का 4% है, शेड्यूल कास्ट का 6% है। तो मराठा का अनएम्प्लॉयमेंट रेट औरों से ज़्यादा नहीं है। दूसरा, पावर्टी ले लीजिए आप, पावर्टी का रेशियो हाई कास्ट का सिर्फ 15% है गाँव में, जबकि शेड्यूल कास्ट का 20% है। तो मेरा ख्याल है ये डाटा के बेसिस के ऊपर बोलना चाहिए। ठीक है। मैं आता हूं प्रोफेसर थोराट आपके पास में। प्रवीण गायकवाड़ साहब, अभी आपने सुना प्रोफेसर थोराट ने आंकड़े देकर के भी बताया कि जो आपकी मांगे हैं वो किन कारणों से सही नहीं है, क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, सबसे पहली बात क्या है, कन्विक्शन रेट जो है एट्रोसिटी में वो हर साल कभी 3% है, 4.5% है, 5%, नियर अबाउट 95% जो है वो निर्दोष हो जाते हैं। और निर्दोष होने की वजह से उनको नॉन बेलेबल एट्रोसिटी होने की वजह से उनको बहुत सफर करना पड़ता है। बहुत सारे लोगों को नौकरियां छोड़नी पड़ी है, बहुत सारे लोगों को केस लड़ने के लिए जमीन बेचनी पड़ी है। ये बहुत तो सारों ये का जो नंबर तो दीजिए ना, ये तो डिबेट नहीं हुई कि आप बहुत करके देख के देंगे, कोई तो नंबर दीजिए, कम से कम 10 होए, 20 होए, 25 होए, 100 होए। ये बहुत से कोई सब्जी बाजार तो है नहीं कि बहुत से कह देंगे तो आंदोलन हो जाएगा। नहीं, देखो, पूरे देश में 5 साल में 1,80,706 केसेस हो गए और उसमें से महाराष्ट्र में 7,800 केसेस हो गए। उसमें से 69 केसेस में सिर्फ कन्विक्शन हो गया है, बाकी केसेस बहुत सारे पेंडिंग है। और जो भी केसेस के बारे में मैं आज आपको बता सकता हूं, कल उसी नगर डिस्ट्रिक्ट में, जिस अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट से कोरपरडी है, उसी डिस्ट्रिक्ट में जामखेड़ के उधर ही एक बलात्कार की केस हुई है। और जो आदमी ने बलात्कार किया है उसने, अगर आप केस दर्ज करते तो मैं एट्रोसिटी का इस्तेमाल करूंगा। आज के पूरे महाराष्ट्र के पेपर में यह आया है, ये एक्सट्रॉशन नहीं है, ये गलत इस्तेमाल नहीं है। बलात्कार करने के बाद उनके पालकों को, उनके पेरेंट्स को बोल रहा है कि अगर आप मेरे पे बलात्कार की केस डालेंगे तो एट्रोसिटी डालेंगे, इसका गलत इस्तेमाल नहीं है। करेगी, ऐसे ही वो लगा देगी केस जाके। पुलिस वहां पे है नहीं, आप लोग का कोई लॉ एंड ऑर्डर है नहीं, वो केवल धमकी देगा और केस लगा देगा। वाह भाई वाह, ये तो कोई मतलब बनाना रिपब्लिक है क्या? ये तो चल रहा है ना। देखो, ये देखो, आप बोल रहे हैं कि इतना तो हिम्मत वाला होता नहीं है दलित, लेकिन जो केसेस हमने देखिए, स्कूलों में देखिए, शिक्षा में देखिए, जो जमीन के मामले में देखिए, अभी जो डाटा हमारे पास अवेलेबल है आप उसको मानेंगे ही नहीं है। हम क्या बोल रहे हैं, अगर समाज में बंटवारा होने वाला है तो ये अच्छी बात है नहीं। हम अच्छा बैठ के सुलझाएंगे, समाज का सवाल है, इस देश का सवाल है। अगर हम बैठ के कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं तो यही हमारी मांग है कि हम बैठेंगे। चलिए, ठीक है, बिल्कुल, बहुत मुनासिब बात कही आपने। आप रहिए प्रवीण जी। समर खड़स, अभी आपने सुना, आप क्या कहना चाहेंगे कि ये जो दलित एट्रोसिटीज़ के मामले हैं, इसके आंकड़े हैं, ये सही नहीं है, और क्या इस मामले को लेकर के जो आंदोलन है ये जायज़ है? मेरी आवाज़ आ रही है आपके पास? जी बिल्कुल आ रही है। हाँ भाई, मैं थोराट सर का बड़ी इज्जत करता हूँ और थोराट सर से कई बातें हमने सीखी है जिंदगी में। लेकिन मैं 2-3 बातें इसमें बताना चाहता हूं कि देखिए, इतना बड़ा समाज कोई मांग लेके सामने जब आता है तब उसको नकारात्मक दृष्टि से देखना ये गलत बात है। कोई सुनने को भी तैयार नहीं है और सिर्फ आंकड़ों के खेल। देखिए, ये यूनिवर्सिटी की डिबेट नहीं हो रही है, ये कोई आदमी, मैं पत्रकार हूं, प्रवीण भाई जो है वो सामाजिक कार्य करता है। आप आंकड़ों के खेल, जो आपका प्रोफेशन है उसी तरह से डिबेट चलेगा, ये गलत बात है। पहली बात, जरूर इसका गलत इस्तेमाल होता है, कई बार गलत इस्तेमाल होता है, ये मानना पड़ेगा। ये कई दलित नेता भी मानते हैं। और ये जो मांग है कि कई लोगों ने की है कि ये स्क्रैप किया जाए, वो मांग जो ऑफिशियल चार्टर ऑफ डिमांड दी जाती है, वो मांग अब हमें माननी चाहिए। जुलूस की जो कलेक्टर के पास दी जाती है, उसमें कहीं भी ये कानून जो है एट्रोसिटी का, ये खत्म किया जाए, ये बात रखी नहीं है। इसमें संशोधन हो, इसमें कुछ तो आप ये कीजिए कि इसका गलत इस्तेमाल ना हो, ये बात है। दूसरी बात, जो आइडियल सिचुएशन
होनी चाहिए। जो थोराट जी ने कही उससे मैं सहमत हूं कि जब दलित समाज पे अत्याचार होता है तो ये समाज क्यों नहीं आता, ये बड़े दुख की बात है। लेकिन हमारा समाज ही ऐसे खेमों में बटा हुआ है कि कोई नहीं आता है ना भाई। जब मराठा उतरता है या जब मराठा छोड़ दीजिए, बाकी दलित समाज, जैसे हमारे यहाँ दलित समाजों में बौद्ध समाज है, मातंग समाज है, चर्मकार समाज है, बाकी समाज के जब प्रॉब्लम आते हैं तो क्या बौद्ध समाज उतरता है? ठीक, क्या चर्मकार समाज उतरता है? तो ये खेमों में बटी हुई जनता है, ये खेमों में ही लड़ती है, ये दुख की बात है। लेकिन आज जब समाज रास्ते पे उतरा है, आंदोलन कर रहा है, तब उसको आइडियोलॉजी बताना, उससे एक आइडियल सिचुएशन की अपेक्षा करना, ये मुझे लगता है कि ये गलत बात है, ये मुनासिब बात नहीं है। ठीक है। और सकारात्मक दृष्टि से इसे देखना पड़ेगा। इनकी कई बातें जो है, जैसे शिक्षा का राष्ट्रीयकरण किया जाए, क्या ये बात यहाँ के लेफ्ट पार्टीज ने गए 15 साल में ये बात लेके जुलूस निकाला है? हेल्थ का राष्ट्रीयकरण किया जाए, क्या ये बात लेके यहाँ के लेफ्ट ने 15 साल में गए जुलूस निकाला है? तो अच्छी बातें जो है इस जुलूस से जो सामने आ रही है उसकी तरफ भी हमें देखना चाहिए। चलिए आप रहिए समर, मैं आता हूं फिर आपके पास में। प्रोफेसर विवेक कुमार, अभी ये जो बात कही जा रही है, इस आंदोलन में जो और मांगे हैं कि शिक्षा का भी राष्ट्रीयकरण हो, स्वास्थ्य की जो आजकल है, आज आम आदमी की पहुंच से बाहर हो गया है, हम देखते हैं चाहे दिल्ली हो, महाराष्ट्र में हो, कोई हालात बेहतर नहीं है। तो जो सही मांगे हैं इस आंदोलन की, आप उससे भी सहमत नहीं है क्या? नहीं, मैं तो बिल्कुल सहमत हूँ। जो आरक्षण है, अगर देखिए, आरक्षण एक संवैधानिक प्रक्रिया है जी, और वो संविधान के द्वारा प्रदत्त की जाएगी। आंदोलन करके राजनीतिक दल उसको दे देगा, लेकिन वास्तविकता में जो उसका निर्णय होगा वो उच्चतम न्यायालय करेगा। तो मुझे नहीं लगता दलित समाज के किसी आंदोलन ने, बामसेफ ने, बसपा ने और भी समाज के लोग हैं, उन्होंने कभी भी मराठा समाज के आरक्षण का विरोध नहीं किया। वो तो ये कह रहे हैं कि वास्तव आप कब से पिछड़े हो गए, मैं ये पूछना चाहता हूं। मराठा समाज अपने आप को कब से पिछड़ा मानने लगा? और वो सामाजिक रूप में, आर्थिक रूप में, वो तो हमेशा क्षत्रिय मानते थे अपने आप को। ये कब से शुरू हो गया कि वो पिछड़े हैं और उनको आरक्षण चाहिए? अगर वो शूद्र समाज में आते हैं तो बट नेचुरल है, 1 2 3 4 अगर वो मियाद पूरी करते हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक पूरे करते हैं, तो उनको पिछड़े वर्ग का स्टेटस मिल जाएगा और आरक्षण मिल जाएगा। तो वो लड़ाई वहां लड़े। लेकिन जो भय का माहौल बना है पूरे महाराष्ट्र में, गांव-गांव के अंदर जो दलित, महार समाज, मातंग समाज जो रह रहा है, जो भय का माहौल बन गया है, उस भय को क्या ये आंदोलन दूर कर सकता है या उसकी शिनाख्त कर रहा है? मेरा ये प्रश्न है। अनंत जी, आपको क्या लगता है कि इस आंदोलन का अब रुख क्या होने वाला है, किस दिशा में जा रहा है? नहीं, अभी तो ये 3 अक्टूबर को ये मुंबई में जो उनका जो सबसे बड़ा एक प्रदर्शन होने वाला है, जो सब लोग इकट्ठा होंगे और अपेक्षा ये है कि शायद 1 करोड़ तक लोग आ जाएंगे। तो मुझे लगता है कि उसमें शायद वो अपनी आने वाली जो भूमिका है उसको स्पष्ट करेंगे। अभी तक जो है, तो मैं समझता हूँ कि ये जो एक कोपर्डी की जो घटना है, उससे लेके ये जो सिलसिला शुरू हो गया है, हम उसको उसी एक जो उनकी जो ओरिजिनल मांगे है उस दायरे में अगर देखा जाए तो उनकी मांगे वैसे नाजायज़ नहीं है, जायज़ मांगे हैं। लेकिन एक मांग जो है आरक्षण की, वो तो न्यायालय के सामने है। सरकार ने तो अपनी तरफ से कह दिया है कि भाई हम आरक्षण के पक्ष में हैं, लेकिन वो मामला न्यायालय के अधीन है जी। दूसरी बात जो है, वो जो एट्रोसिटीज़ एक्ट वाली जो बात है, उसमें बिल्कुल उसमें अगर सुधार की ज़रूरत है तो जो गवर्नमेंट है और ये संसद ने पास किया हुआ कानून है, तो ये संसद को करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि इसमें जो राजनीतिक इच्छा शक्ति है, जो पॉलिटिकल विल है कलेक्टिव, उसको इसमें ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि ये कलेक्टिव पॉलिटिकल विल से ही मामला सुलझ सकता है कि इसमें सुधार क्या हो सकता है। और उसके लिए खाली मोर्चे निकाल के ये बात रुकेगी नहीं। मुझे लगता है कि जो इसमें शामिल जो लोग हैं, चाहे दलितों के प्रतिनिधि हो, मराठा समाज के प्रतिनिधि हो, या और भी कोई जो लोग हैं जो चाहते हैं कि इसका मिसयूज़ हो रहा है और इसमें सुधार की आवश्यकता है, वो एक टेबल पे आए, सरकार उसमें अपनी भूमिका निभाए और इसमें से रास्ता निकल सकता है। मुझे नहीं लगता कि इस मुद्दे को इस तरह से उछाला जाए कि जिसमें समाज में टुकड़े हो, बंटवारा हो और संघर्ष हो। ठीक, प्रोफेसर सुखदेव, थोड़ा मेरे पास बहुत वक्त की कमी है, बहुत संक्षेप में आपसे जानना चाहूँगा कि आप इस
आंदोलन का जो मुद्दे हैं उसका क्या समाधान देखते हैं? मैं ये समाधान देखता हूँ कि जहाँ तक पहला इशू जो है रिजर्वेशन का इशू जो है, ना तो मैं इसके सपोर्ट में बोल रहा हूँ ना विरोध में बोल रहा हूँ। केस लीगल है और फैक्ट्स के बेसिस पे डिसाइड होनी चाहिए, ये मेरी भूमिका है। आई एम नाइदर फॉर और अगेंस्ट। कोर्ट जो है वो फैक्ट्स के बेसिस के ऊपर करेगा और उसके अपने कंडीशंस है, इंडिकेटर्स है, क्राइटेरिया है जिसके बेसिस के ऊपर रिजर्वेशन दिया जाता है। जहाँ तक एट्रोसिटी का सवाल है, मुझे ऐसा लगता है ये जो मैसिव मोबिलाइजेशन होके दलितों को एक इंटिमिडेशन की भाषा में बात की जा रही है, इससे दलित परेशान है। मैं ये कहूँगा कि यदि एट्रोसिटी एक्ट में सुधार करना है तो वो डेमोक्रेटिक तरीके से बात करके हो सकता है। सुधार हुआ है 2016 में, इस सरकार ने एट्रोसिटी एक्ट में सुधार किया हुआ है कि जितने और स्पीयर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन थे वो कवर नहीं हो रहे थे, तो सुधार तो उसमें हुआ है। और ये जो बातें मिसयूज की बात की जा रही वो भी उसमें डिस्कशन हुआ है। तो मुझे ऐसा लगता नहीं कि उसमें ज़्यादा गुंजाइश है, लेकिन यदि चाहते हैं तो उसमें डिस्कशन ज़रूर हो। दूसरा जो है, इन साहब ने जो कहा कि सबने हम इकट्ठा आना चाहिए, बिल्कुल इकट्ठा आना चाहिए। महाराष्ट्र जैसी और कोई दूसरा राज्य नहीं है जिसमें इतनी सामाजिक सुधार की परंपरा है। फुले है, साने गुरुजी है, अंबेडकर है, नामदेव है, तुकाराम है। ऐसा कोई जाति नहीं जिसमें से समाज सुधारक तैयार नहीं हुए हैं। हम इकट्ठा आके उस मसले को सुलझा सकते हैं। लेकिन आजकल जातीय प्रवृत्तियां बहुत बढ़ रही है, जाति जाति में बांट के अपनी भूमिका की जा रही है और उसके ऊपर ये जो सबने इकट्ठा आके जो बात करनी है, जो महाराष्ट्र की परंपरा है, वो नहीं हो रही है। अब जहाँ एजुकेशन की बात आई, अब उसकी कहानी हमने क्या सुनाई है, हम क्या सुनाए? प्रोफेसर सुखदेव थोराट, मेरे पास वक्त की बहुत कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। अनंत बगायतकर साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। प्रोफेसर विवेक कुमार, और फ़ोन लाइन पर हमारे साथ प्रवीण गायकवाड़ पूना से और समर खड़स मुंबई से जुड़े, आपका भी बहुत धन्यवाद। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि जिस शांतिपूर्ण ढंग से ये आंदोलन चल रहा है, उसी शांतिपूर्ण ढंग से इस आंदोलन के मुद्दों का भी समाधान तलाश लिया जाएगा। इसी उम्मीद के साथ देश देशांतर में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।